गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं केदार कुमार यादव जॉब अकेडमी सारथा से आज मैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बार यूट्यूब पे डाल दीजिए। आज मैं जो टीचमेंट पे लाया हूँ उन सबके लिए भी, और यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे और क्लास में भी डिस्कस तो हो ही रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हमारे बॉडी से रिलेटेड है। जो भी हम बताएंगे एकदम जीरो लेवल से बताएंगे, टॉप तक चलेंगे, पूरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से लेके चलेंगे। आप बॉडी के साथ साथ माइंड को प्रेजेंट कीजिए, पूरा प्रेजेंटेशन बनाइए, एक एक करके एक एक चीज़ समझ में आएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ कंसंट्रेशन बनाए रखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम व्यतीत किए हुए। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, इसको समझिए। जीव जंतुओं में पोषक तत्व जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन, ग्लूकोज, एटीसा जिस अंग के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा, ऑर्गन्स ग्रुप के द्वारा, अंगों के समूह के द्वारा, मतलब तंत्र के द्वारा परिवहन करता है, उसे हम कहेंगे, जिस तंत्र के द्वारा परिवहन करेगा उसे कहेंगे परिसंचरण तंत्र। तो परिभाषा देंगे, जीव जंतुओं में पोषक तत्व जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीसी, ये सब जिस तंत्र के द्वारा, अंगों के समूह मतलब तंत्र के द्वारा परिवहन करेगा उसे कहेंगे परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेट करेगा उसे कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नाम से स्पष्ट है, सर्कुलेट करेगा, परिसंचरण तंत्र, परि करेगा, घूमेगा, एक दूसरे से दूसरी जगह जाएगा। हमारे जैसे ब्लड हमारे फेफड़े से पंपिंग होती है, पंपिंग होने के बाद ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में जाता है और प्रत्येक अंगों में ब्लड वेसल्स के द्वारा प्रत्येक अंगों में जाता है। तो ब्लड में क्या ब्लड में ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, ग्लूकोज होता है, विटामिन होता है, प्लेटलेट्स होता है, RBC, WBC। तो मुख्य रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट, ब्लड वेसल्स और हार्ट, तीन पार्ट को रखा गया, तीन पार्ट से मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। तीन पार्ट को पढ़ेंगे और एक एक चीज पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, अब तक चलेंगे। तो किस किस चीज को पढ़ना है? पहला ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड रक्त, हिंदी में बोलते हैं रक्त या खून या रुधिर। ब्लड वेसल्स को रक्त वाहिका और हार्ट को बोलते हैं हृदय। ब्लड को रक्त या खून या रुधिर, ब्लड वेसल्स को रक्त वाहिका डॉमिनेंट भाषा में नस जिसको बोलते हैं, नस उसी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका। हार्ट मतलब हृदय। तो चलिए ब्लड में क्या सब होता है, हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड में O2 ऑक्सीजन, CO2 ग्लूकोज, विटामिन, ये जो दिख रहा है विटामिन, ग्लूकोज, CO2, O2 जिस तंत्र के द्वारा हमारे
शरीर में या जीव किसी भी जीव जंतु के शरीर में परिवहन करेगा उसे ही कहेंगे परिसंचरण करना। हमें ब्लड पहले पढ़ना है, उसके बाद ब्लड वेसल्स पढ़ना है, उसके बाद हार्ट पढ़ना है। तीनों टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एकदम पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखें, एक एक चीज़ को देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कौन वैज्ञानिक? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था किसके बारे में? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, एंजियोलॉजी। सबसे पहले स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन, ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था, इसीलिए फादर ऑफ एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का पिता विलियम हार्वे कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, विलियम हार्वे। वर्ड में अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाए, कुछ उल्टा पुल्टा लिखा जाए, मतलब स्पेलिंग मिस हो जाए, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चूंकि हम हिंदी या इंग्लिश का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर है, साइंस को लेके चलते हैं। तो वर्ड में कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसको इग्नोर करके चलना है। तो चलिए, तो क्वेश्चन पूछेगा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने? विलियम हार्वे। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ब्लड सर्कुलेशन जो है, एक बार कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन किसका पार्ट है? तो पार्ट किसका होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम का। या सीधे पूछते हैं ब्लड किसका पार्ट? सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड वेसल्स किसका पार्ट? सर्कुलेटरी सिस्टम का। हार्ट किसका पार्ट? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, there are type of circulatory system, there are 3 type of circulatory system। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र जो है 3 टाइप का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण तंत्र। यहाँ हम एक-एक करके लिखते हैं। फर्स्ट हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सीएस मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड हो जाएगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड हो जाएगा मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम खुला परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बंद परिसंचरण, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बंद परिसंचरण तंत्र, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिश्रित परिसंचरण तंत्र। आप लोग को हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बाय द वे इंग्लिश लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरा एक नंबर है, उस नंबर को नोट कर लीजिएगा 6205511480। ये हमारा नंबर है। टेलीग्राम एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इस नंबर पर मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सारा अकाउंट इसी नंबर पे है। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, और हम एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उसी ग्रुप में आप सबको जोड़ देंगे। उस ग्रुप में आप लोग को
PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑनलाइन वाले को, और क्लास वाले को तो लिखा ही देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो जो ऑनलाइन वाले हैं, टीचमेंट वाले या यूट्यूब पे जो देंगे उन सब के लिए, तो उस सब के लिए ये नंबर है 6205111480, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा या टेलीग्राम कीजिएगा, सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सब दिन जो पढ़ाएंगे उसका नोट्स दे देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप लोग अपना कवर कर सकते हैं। तो अब हम चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण। इसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक एक चीज में चलेंगे। ओपन खुला परिसंचरण तंत्र, वह जीव जिसमें ब्लड बिना रक्त वाहिका के, बिना ब्लड वेसल्स के अंगों तक चला जाता, उसे कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, वह जीव जिसमें ब्लड, खून बिना रक्त वाहिका के, बिना ब्लड वेसल्स के उसके अंगों तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है कि वह जीव जिसमें ब्लड वेसल्स होता ही नहीं, रक्त वाहिका होता ही नहीं है, उनका जो ब्लड होता है उसके बॉडी में रहता है, और बॉडी से ही उसके सारे अंगों में जाता है, हाथ में, पैर में, बॉडी में, जहाँ जहाँ जाना रहता है उसके बॉडी से ही जाता है अंग में, उनमें ब्लड वेसल्स होता ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड क्या होता है उसमें वेसल्स है ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, खुला, उसके बॉडी में सीधे खुला रहता है, इस अंग से इधर उधर जिधर जाना रहता है। जैसे मान लीजिए गुब्बारा में पानी जो भरते हैं, गुब्बारा में पानी भरने के बाद अगर गुब्बारा को ऐसे उठाएंगे तो जितना पानी रहेगा नीचे आ जाएगा, ठीक। अगर उसी गुब्बारा को ऐसे उठा दिए फिर ऊपर से क्या नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वह जीव जिसमें ब्लड वेसल्स होता है, उसका जो ब्लड होता है बॉडी में ही रहता है, उसी बॉडी से प्रत्येक अंग में जाता है, ठीक। इसके अंदर आ जाता है तिलचट्टा। तिलचट्टा को देखेंगे आप लोग, तिलचट्टा, इसका आ जाता है तितली, इसके आ जाता है घोंघा, और आप देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वह जीव जिसका रक्त उनके अंगों में ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है। जैसे हम लोग देखिए, ब्लड वेसल्स है, नस दिख रहा है, इसी को नस को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। हम लोग का ब्लड जो है वेसल्स में है ना, इस वेसल्स के द्वारा प्रत्येक अंग में जाता है, हाथ में, पैर में, मुंह में, ब्रेन में, जहां जाना रहता है ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग का ब्लड क्या है, बॉडी में नहीं, मतलब खुला नहीं है, क्या है, बंद है। बंद किस में है, तो ब्लड वेसल्स में, इसीलिए बोलते हैं क्लॉट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिभाषा देने का होगा, परिभाषा कैसे देंगे, तो इसे एग्जाम परिभाषा नहीं पूछती है, लेकिन हाँ समझाने के लिए परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम जो है यूजेबल क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ देते हैं। तो परिभाषा कैसे देंगे, वह जीव जिसका ब्लड वेसल्स के द्वारा प्रत्येक अंगों में जाता है उसे कहेंगे क्लॉट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। इसके अंदर आ जाएगा स्तनधारी जो भी जीव है, मैमल्स, स्तनधारी जो भी होगा सब। स्तनधारी में मानव, गाय, भैंस, बकरी, और मानव में भी स्तनधारी मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। कितने आदमी सोचते हैं कि मेल होगा या फीमेल, फीमेल सोचता है, ठीक ना, मेल और फीमेल दोनों हो जाते हैं। इसलिए देखिए इसके बारे में सब कुछ हम बताएंगे आगे। जैसे जब मान लीजिए सपोज दैट 7-8 साल का बच्चा रहता है, वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उन सब गर्ल्स का 7-8 साल के एज में स्तन जो ग्रोथ नहीं करता है, स्तन ग्रोथ नहीं करता, एक बॉयज की तरह ही दिखती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉयज है कि गर्ल्स है। जैसे हम लोग बाल छटाते हैं, उसी टाइप से छोटी बच्ची सब बाल छटा लेते हैं, और बाल छटाने के बाद कपड़ा वगैरह बॉयज का पहनने तक कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो बॉयज है कि गर्ल्स है। तो उस समय स्तनधारी दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। और फीमेल का स्तन ग्रोथ क्यों करते हैं, इसके बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। अगर लैब देंगे तो उसमें भी अच्छी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा देंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक। उसके बाद आती है तो स्तनधारी में मानव में मेल और फीमेल दोनों, गाय, भैंस,
स्तनधारी का मतलब कहने का मतलब वह जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वह जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये स्तनधारी जो भी होगा किसमें आ जाएगा, क्लॉट सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा अंगों तक पहुंचता है। उसके बाद आता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। वह जीव जिसका ब्लड बॉडी में भी रहता है और ब्लड वेसल्स में भी रहता है। कहने का मतलब वह जीव जिसमें ब्लड बॉडी में से भी अंग में जाता है, खुला भी रहता है और बंद भी रहता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मछली। मछली को आप लोग अगर देखे होंगे तो मछली को अगर काटते हैं तो जहाँ बॉडी होता है वहां काटने के बाद क्या होता है, वहां जैसे काटते हैं वहां से ढेर सारी ब्लड गिर जाते हैं और उसके अंग पूरा काटने के बाद छोटा छोटा पतली पतली नली जाता है वाहिका, उसी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका, उसमें भी ब्लड होता है। तो इसमें मिक्स्ड में दोनों आ जाता है, ओपन और क्लोज्ड दोनों। इसका बेस्ट एग्जांपल है मछली। तो क्वेश्चन पूछेगा तिनचट्टा किस सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तितली किस सर्कुलेटरी सिस्टम में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। घोंघा किस सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन। स्तनधारी में मानव हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, ये सब किसमें, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स्ड में मछली है। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त की। यहाँ चल रहा है पता, ठीक है। मानव का वो क्या ह्यूमन ब्लड है। सबसे पहले ह्यूमन ब्लड का अध्ययन, इसका अध्ययन जो हेमाटोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी। लेकिन स्टडी ऑफ स्टडी लिख देते हैं, बाद में पीडीएफ तो नहीं देंगे, उसमें सारा कुछ लिखा आएगा। स्टडी क्या कहलाएगा, हेमाटोलॉजी। ह्यूमन ब्लड का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमाटोलॉजी। ह्यूमन ब्लड इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड किसका पार्ट है, परिसंचरण तंत्र का एक पार्ट है। ब्लड क्या है, परिसंचरण तंत्र का एक पार्ट है। हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे, अभी हम लोग मानव है तो मानव के बारे में पढ़ते हैं, चूंकि एग्जाम जो क्वेश्चन रहते हैं मानव से रहती है, ज्यादा कुत्ता से तो उठा भी नहीं है। तो ह्यूमन ब्लड किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड, हेमाटोलॉजी। ह्यूमन ब्लड का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमाटोलॉजी। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है कि ब्लड किस अंग से रिलेटेड है, ब्लड किस अंग से रिलेटेड है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा था कि भ्रूण में ब्लड जो बनता है किस अंग से रिलेटेड है, तो वो होता है मेसोडर्मल ऑर्गन से। मेसोडर्मल ऑर्गन से। मेसोडर्मल ऑर्गन क्या होता है पता है किसको, नहीं, चलिए समझिए। मेसोडर्मल जब बच्चा एक एक करके सब मेसोडर्मल क्या होता है समझ है, अभी समझा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक करके सिर्फ माइंड को कंसंट्रेट बनाए रखें। जब बच्चा यूट्रस में होता है, मां के गर्भ में होता है, तो उस गर्भ में सबसे पहले 3 परत बनती है। कितनी परत, 3 परत। तीन परत बनते हैं। सबसे अंदर वाली परत को बोलते हैं एंडोडर्म। उससे बाहर वाली बीच वाली परत को बोलते हैं
मेसोडर्म, मेसोडर्म। सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं एक्सोडर्म, एक्सोडर्म। देखिए जब बच्चे भ्रूण में होते हैं, जब माँ के गर्भ में यूट्रस में होते हैं, तो 3 परत बनती है। एंडोडर्म, सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म और बाहर वाले को एक्सोडर्म। इसी मेसोडर्म से बनता है मेसोडर्मल ऑर्गन। एंडोडर्म से एंडोडर्मल ऑर्गन, एक्सोडर्म से एक्सोडर्मल ऑर्गन। तो एंडोडर्म में, मेसोडर्म में क्या बनेगा, कैसे बनता है? ब्लड, ब्लड, उसके बाद हृदय की पेशियां, हृदय की पेशियां, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी आंत, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो मेसोडर्म में क्वेश्चन पूछा था कि यूट्रस में जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसका ब्लड कहाँ पे बनता है, किससे रिलेटेड है, ब्लड किस ऑर्गन से रिलेटेड है? तो मेसोडर्मल ऑर्गन से। क्योंकि मेसोडर्म में क्या बनता है, ब्लड बनता है, हृदय की पेशी बनता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुके हैं, वैसे लैब वाले के लिए पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे पढ़ा था कि छोटी आंत, बड़ी आंत क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा था जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ब्लड उसका किस से रिलेटेड होता है? तो ऑप्शन में था एंडोडर्मल ऑर्गन, मेसोडर्मल ऑर्गन और एक्टोडर्मल ऑर्गन। तो कौन होगा? मेसोडर्मल ऑर्गन। चूंकि इसलिए होगा कि मेसोडर्मल ऑर्गन में क्या होता है, ब्लड बनता है, हृदय की पेशी बनता है, छोटी आंत, बड़ी आंत। अगर यहाँ ब्लड पूछा था, अगर हो सकता है कहीं ये पूछते कि हृदय की पेशी जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो हृदय की पेशी किस ऑर्गन से रिलेटेड है? तो किस ऑर्गन से? मेसोडर्मल ऑर्गन से। और या छोटी आंत पूछ दे, बड़ी आंत पूछ दे, तो किस ऑर्गन से रिलेटेड होगा? मेसोडर्मल ऑर्गन से। उसके बाद बात आती है एंडोडर्मल ऑर्गन और एक्सोडर्मल। देखा है, दोनों को बता देते हैं। एंडोडर्मल ऑर्गन में इसमें फेफड़ा बनता है, फेफड़ा, अग्नाशय, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उसके बाद एंडोडर्म, एक्सोडर्म। एक्सोडर्म में स्किन, स्किन जो त्वचा होते हैं, त्वचा, बाहरी परत, स्किन, त्वचा, बाहरी परत। तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, क्वेश्चन पूछ देगा माँ के गर्भ में जब बच्चा होता था इसके स्किन किस अंग से किस ऑर्गन से रिलेटेड है? तो एक्सोडर्मल ऑर्गन से। या अग्नाशय किस ऑर्गन से रिलेटेड है? तो एंडोडर्मल ऑर्गन से। ठीक, ये होती है क्वेश्चन पूछा था, कुछ बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए पीसीएस को जो क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देते हैं वो ऐसी एसएससी या कोई से छोटा मोटा एग्जाम उठाती है। जैसे मान लीजिए पीसीएस रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि अब क्वेश्चन को कब मतलब गलत है। रिजेक्ट करने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक बार पीसीएस क्वेश्चन पूछ देती है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, कोई भी हो, जो क्वेश्चन एक बार पूछ देते तो दोबारा क्वेश्चन को नहीं उठाती, उससे रिलेटेड उठाती है लेकिन उस क्वेश्चन को नहीं उठाती। लेकिन एसएससी में छोटा सा एग्जाम सब जो है वो सब क्या करता है, जो उधर से रिजेक्ट क्वेश्चन हो जाता है वो ये लोग उठा देते हैं, रेलवे उठा देते हैं, एसएससी उठा देते हैं, बिहार पुलिस उठा, छोटा छोटा एग्जाम के उठा देते हैं। तो मेसोडर्मल से पूछा हुआ, बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो ब्लड किस ऑर्गन से रिलेटेड है, किस ऑर्गन से संबंधित है? तो मेसोडर्मल ऑर्गन से संबंधित है। क्या क्वेश्चन पूछेगा फेफड़ा किस ऑर्गन से संबंधित है? एंडोडर्मल ऑर्गन से, अग्नाशय एंडोडर्मल ऑर्गन से, थायराइड ग्रंथि एंडोडर्मल ऑर्गन से, हृदय की पेशी मेसोडर्मल ऑर्गन से, छोटी आंत, बड़ी आंत मेसोडर्मल ऑर्गन से, एक्टोडर्मल ऑर्गन से, स्किन बाहरी परत क्या संबंधित है? ठीक, क्योंकि स्किन
बनता है, बॉडी ब्लड बनता है एक्सोडर्मल में, मेसोडर्मल में ब्लड बनता है, हृदय की पेशी बनती है, छोटी है बड़ी है, एंडोडर्मल में फेफड़ा अग्नाशय थायराइड ग्रंथि बनती है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं ह्यूमन ब्लड। इतना हो गया, इसके बाद आगे चले बेटा किधर ऊपर, मुझे बेटा ने क्या लिखा तो दे ही देंगे, समझाने की बात है समझा तो दिया है। और ऑनलाइन वाले को तो पीडीएफ मिल जाएगा, जो यूट्यूब पे जाएगा तो उसके लिए पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर याद रखना, नंबर को भी बेटा आते हैं 6205511480, जो नोट नहीं नोट किए नोट कर सकते हैं। देखिए ब्लड, ब्लड मेल और फीमेल, सबसे पहले ब्लड होता कितना है, ब्लड मेल और फीमेल में कितना होता है, मेल और फीमेल में पता है किसको? चलिए, मेल में होता है 5 से 6 केजी और फीमेल में 4 से 5 केजी। ठीक, मेल में कितना 5 से 6 और 4, फीमेल में 4 से 5। ठीक, अब देखिए फीमेल में 1 केजी ब्लड इधर उधर होता है, इसलिए होता है वैसे हम ये सब चीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाते हैं, क्लास वाले को पढ़ाते हैं, लैब वाले को पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका मासिक चक्र होता है, एमसी होता है, प्रत्येक महीना जब ब्लड निकलता है, इसके कारण से उसके ब्लड शरीर में ब्लड 1 केजी की इधर उधर होती है। और क्यों के मासिक कैसे होता है, मासिक चक्र क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारा कुछ हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया है, इसका टॉपिक नहीं है इसीलिए इसमें नहीं करना। इतना केवल याद रखें, मेल में 5 से 6 केजी, फीमेल में 4 से 5 केजी। अब देखिए वैसे इतना तो बोल देंगे एक स्वस्थ मानव, लेकिन ब्लड मापने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना वेट है उसका 77%, उसका 7% कर दिस बोला जाए 70%, कितना परसेंट, वेट का 7%, जितना वेट होगा, मान लीजिए वेट का 7%, वजन का 7% खून रक्त हमारे शरीर में होती है, शरीर में होता है। मान लीजिए मेरा वेट है 50 केजी, 50 केजी। आप वैसे तो आप मैथ का स्टूडेंट है, चूंकि बचपन से मैथ पढ़ते आए हैं और जब तक जिंदा रही है तब तक तो हिसाब बाड़ी करना ही है ना। हाँ, तो तब तक हिसाब बाड़ी करने कीजिए, मैथ का स्टूडेंट है। तो मान लीजिए मेरा वजन 50 केजी है, तो 50 केजी का 7% हमारे शरीर में ब्लड है। आप लोग अपना अपना वेट तब तक माफ करके उसके बाद ब्लड के अंदर लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी ब्लड है। ठीक, क्या 1 यूनिट ब्लड, 1 यूनिट ब्लड क्वेश्चन है, 1 यूनिट ब्लड कितना होता है? एक यूनिट ब्लड 300 से 350 ग्राम। ठीक, 300 से 350 ग्राम ब्लड दान करना चाहिए। क्योंकि पता है आगे पढ़ाएंगे, आरबीसी का एज जो होता है वो 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद क्या होता है, आरबीसी एक कोशिका तो टूटने लगता है, मरने लगता है। मरने के बाद किधर चला है, पीलिया में चला जाता है। पीलिया में, जिसको पीलिया को क्या कहते हैं, स्प्लेन। स्प्लेन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आगे बढ़ाएंगे सारा कुछ। मतलब डोनेट करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी कीजिए। क्योंकि कहा जाता है किसी गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो सीधे जीते जी रक्त दान दे करके किसी को जीवन दान दीजिए, और मरने के बाद अन्न दान दे करके जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति और देश प्रेमी है। और नैतिकता और ईमानदारी पूर्वक अपना काम कीजिए, यही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति और देश प्रेमी होता है। ठीक, हाँ करना चाहिए।
आगे चल कीजिएगा। चलिए ये होती है। उसके बाद ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन मेल में जो होता है और फीमेल में, मेल और फीमेल इन कॉमन मेल में 12 से 14 ग्राम पर ml, 100 ml में पर 100 ml, और 10 से 12 ग्राम फीमेल में 100 ml। मतलब मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 100 ml ब्लड में 12 से 14 ग्राम होगा, फीमेल में 10 से 12 ग्राम 100 ml। ठीक। अब देखिए ब्लड जो है इतना हो गया। ब्लड हमारा दो टाइप का होता है, प्योर और इम्प्योर, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो यहाँ लिखा है there are type of blood, there are two type of blood, pure और impure। प्योर इम्प्योर। प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त। प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर मतलब अशुद्ध। अब इसको समझिए प्योर और इम्प्योर। देखिए हमारे में ब्लड है, शुद्ध अशुद्ध होता है कैसे, इसको समझिए। शुद्ध रक्त में O2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा। और इम्प्योर में CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा अधिक होती है। ठीक। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, ग्लूकोज दोनों होता है, ग्लूकोज दोनों में होता है, जिस ब्लड में, जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो उसे शुद्ध रक्त कहेंगे। जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो उसे अशुद्ध रक्त कहेंगे। ठीक। देखिए ये जो होता है ब्लड, ठीक, ब्लड ये लाल रंग का होता है, इसे ज्ञान नहीं कह रहा, लेकिन ब्लड जो है, ब्लड का कलर लाल होता है। ठीक। ब्लड का कलर लाल होता है। लाल क्यों होता है ये भी बताते हैं। ठीक। पहले इसको नोट कीजिए, ये लाल होता है। और ये CO2 ये जो होता है ब्लू कलर का होता है। ब्लू ज्यादा गर्म होने के बाद, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के बाद ये ब्लैक हो जाती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोग कभी भी किसी मृत बॉडी को देखें, मतलब डेथ बॉडी को देखे, मेरे कहने का मतलब जो आदमी मर गया उसको देखे होंगे। भगवान ने कहा कि ऐसा दिन मिले कि देखना पड़े। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा डेथ हो जाए, ऑक्सीजन उसमें चूंकि जाता ही नहीं, ऑक्सीजन जाता है सांस लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। डेथ होने के बाद 6-7 घंटे के बाद उसका बॉडी देखिएगा तो ब्लू कलर का हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है उनका। जैसे वो सीधे अगर ऐसे हैं तो 6-7 घंटे के बाद उसको मोड़ना स्टार्ट कीजिएगा तो वो जैसे हाथ पर उसको मोड़िएगा ऐसे और ऐसे इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो काफी टाइट हो जाता है, उसका कलर जो है ब्लू हो जाता है। और मान लीजिए कोई डेड बॉडी अगर 1-2 दिन तक कहीं बाहर से आया है, उनको अगर देखिए तो पूर्ण रूप से ब्लैक हो जाता है, क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है। तो उसमें हो जाता है इम्प्योर अशुद्ध रक्त और ये शुद्ध रक्त। ठीक। तो चलिए ब्लड की कलर लाल होती है, क्यों होती है इसको हम देखते हैं। देखिए ब्लड की कलर जो होती है लाल होती है, बोले ना हमारी बॉडी में क्या है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन ब्लड बोले या आरबीसी, इन दोनों एक बॉडी में डाल देते हैं। उसके बाद इधर
फिल्टर के बाद चलिए लाल है, लाल रंग से लीजिए, लाल। अब वो ना हमारा ब्लड लाल होता है, लाल होता है। हेमोग्लोबिन हमारा फिर भी क्या है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण बॉडी ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, कलर लाल होता है। किसके कारण, हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। हेमोग्लोबिन लिखा हुआ है, हेमोग्लोबिन यहाँ लिख दो पिगमेंट। हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण क्वेश्चन में पूछेगा ब्लड बोले आरबीसी, ब्लड आरबीसी दोनों होते, चूंकि ब्लड कहीं कटता है ना तो वहां पे उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, सारा कुछ हम बताएंगे। तो अभी याद रखिए ब्लड का रंग लाल होता है, ब्लड बोले आरबीसी बोले, ठीक। तो ब्लड आरबीसी लाल होता है किसके कारण, हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। उससे पूछेगा ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण, तो हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक। इससे रिलेटेड नोट्स बना के लिखे, जब हम नोट्स स्टार मार के लिखे तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पीसीएस क्वेश्चन पूछ ही गए। तो आप लोग रेलवे एसएससी का तैयारी करते हैं तो रेलवे एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो पीसीएस क्वेश्चन पूछती है उस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, कर सकता है छोटा एग्जाम से, ठीक। वैसे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, पूरा टॉप पर लेके चलेंगे, कहीं पे कंफ्यूजन होने ही नहीं देंगे। तो नोट करके लिखिएगा, क्या लिखा था नोट नोट लिखिए। तिलचट्टा देखिए, हमने जो तिलचट्टा पढ़ा है उसका तिलचट्टा कौन सर्कुलेटरी सिस्टम में आया था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में तिलचट्टा। तिलचट्टा का ब्लड जो होता है व्हाइट होता है, क्या होता है, ब्लड कलर, रक्त का रंग, तिलचट्टा का रक्त का रंग उजला होता है, व्हाइट होता है। क्या होता है, व्हाइट। क्यों होता है, क्योंकि तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं पाया जाता है, हीमोलिम्फ पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ पिगमेंट। पिगमेंट, हेमोलिम्फ पिगमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तिलचट्टा का रंग उजला होता है क्यों, या तिलचट्टा का रंग कैसा होता है, तिलचट्टा का रंग उजला होता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा तिलचट्टा का रंग उजला होता है क्यों, तो किसके कारण, हेमोलिम्फ पिगमेंट के कारण, हेमोलिम्फ पिगमेंट के कारण, ठीक। नोट नंबर 1, एक क्वेश्चन और है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हिंदी नाम भी ऑक्टोपस है। इसका ब्लड का कलर जो होता है ब्लू होता है, क्या होता है, क्या लिखते हैं, ब्लू। किसके कारण, इसमें ऑक्टोपस में हेमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, हेमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। कौन साइनिन, हेमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। कौन पिगमेंट, हेमोसाइनिन पिगमेंट। इसीलिए इसका ब्लड का कलर जो होता है क्या होता है, ब्लू होता है। क्वेश्चन पूछेगा ऑक्टोपस का ब्लड कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। या क्वेश्चन पूछेगा ऑक्टोपस का ब्लड कलर कैसे ब्लू होता है क्यों, किसके कारण, तो हेमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। किस पिगमेंट के कारण, हेमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। या क्वेश्चन पूछेगा मानव का ब्लड कलर लाल होता है क्यों, हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। या आरबीसी का ब्लड कलर लाल होता है किसके कारण, हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। तिलचट्टा का रंग उजला होता है, या तिलचट्टा का रंग कैसा होता है, उजला होता है। तिलचट्टा का रंग उजला होता है किसके कारण, हेमोलिम्फ पिगमेंट के कारण। ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है, ब्लू। ऑक्टोपस का रंग ब्लू किसके कारण होता है, तो हेमोसाइनिन पिगमेंट के कारण, ठीक। यहां तक में किसी को कोई डाउट है ना। अब देखिए ब्लड में जो होता है, ब्लड में प्लाज्मा होती है, कोशिका होती है। यहाँ बेटा ठीक, ब्लड, इसमें
प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और सेल कोशिका। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में 55% और सेल जो होता है 45%। सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो क्वेश्चन पूछेगा ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत, 55%। ब्लड कितना प्रतिशत, ब्लड में सेल कितना प्रतिशत, कोशिका कितना, 45%। सेल में क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम बात करते एक एक करके सबको बात करेंगे। पहले प्लाज्मा की बात करते हैं, इसके बाद सेल की बात करते हैं, सेल में आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की। ठीक, तो प्लाज्मा जो होता है यह एक तरल लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है यह, और सेल ये ठोस पार्ट है। तो प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट या कौन पार्ट है, लिक्विड पार्ट, तरल पदार्थ, तरल पार्ट है, भाग है, लिक्विड पार्ट। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, इसका ये जो है हल्का पीला होता है। क्या होता है, हल्का पीला होता है। किसके कारण, इसका रंग, प्लाज्मा का रंग, कलर चेंज कर देता है। कलर किसका, प्लाज्मा का क्या होता है, हल्का पीला। हल्का पीला होता है ग्लोबुलिन पिगमेंट के कारण। ग्लोबुलिन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है, और इसका कलर हल्का पीला होता है। किसके कारण, बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। किसके कारण, बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, हल्का पीला होता है। बिलिरुबिन पिगमेंट जो होता है हमारे लीवर में बनता है। कहाँ पे बनता है, इसका फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, बिलिरुबिन पिगमेंट का फॉर्मेशन। चलो फॉर्मेशन, निर्माण किसमें होता है, लीवर में। लीवर देखिए, बिलिरुबिन पिगमेंट अगर अत्यधिक लीवर में बनने लगा, बिलिरुबिन पिगमेंट अत्यधिक मतलब जितना जरूरी है प्लाज्मा को हल्का रंग पीला प्रदान करने का, उससे ज़्यादा अगर बनने लगा तो हमारे शरीर में जब लीवर जो हमारे लीवर जो है बिलिरुबिन पिगमेंट का ज़्यादा जब निर्माण करने लगेगा, एक रोग उत्पन्न होती है। उस रोग को बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। अगर में जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, क्या होगा, बिलिरुबिन पिगमेंट बढ़ने से जॉन्डिस। जॉन्डिस नामक रोग होता है। कौन रोग, जॉन्डिस रोग में नाखून वगैरह पीला हो जाता है, आंख सब पीला हो जाता है। ठीक, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो क्वेश्चन पूछेगा जॉन्डिस रोग किस पिगमेंट के बढ़ने से होगा, तो बिलिरुबिन पिगमेंट के बढ़ने से। क्वेश्चन पूछेगा बिलिरुबिन पिगमेंट का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में। बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण, किसके कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, तो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा कौन पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, और यह सेल कौन सा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। ठीक, अब प्लाज्मा में पानी होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है। कितना कितना होता है, एक एक चीज को देखते हैं। यहां से प्लाज्मा में पानी, जल की मात्रा 90 से 92%, 90 से 92%। ग्लूकोज की मात्रा 1 से 2%। उसके बाद आता प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा 7 से 8%।
60%। देखिए क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92, ग्लूकोज की मात्रा 1 से 2, प्रोटीन की मात्रा 7 से 8। प्रोटीन में इसमें प्रोटीन में थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है और एल्बुमिन प्रोटीन होता है। तो उसमें प्रोटीन में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये तीनों मिल करके, ये दो तीनों प्रोटीन मिल करके रक्त का थक्का बनाता है। क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। क्वेश्चन बनेगा रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन? प्रोटीन। प्रोटीन में कौन? हम क्या बोले? जीरो पूरा अंदर से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक चलेंगे। तो देखिए वही चीज आज साबित करें। क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा क्वेश्चन? रक्त का थक्का कौन बनाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन? प्रोटीन। प्रोटीन में कौन? पहले तो प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रोटीन, अब प्रोटीन में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, तीनों प्रोटीन मिल करके क्या करेगा? रक्त का थक्का बनाएगा। क्या करेगा? रक्त का थक्का। उसके बाद ग्लोबिन का प्रोटीन जो होता है, ग्लोबिन प्रोटीन यह क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण? एंटीबॉडी का निर्माण। एल्बुमिन प्रोटीन, ये एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है, एल्बुमिन प्रोटीन हमारे शरीर में आयनों को संचित करता है। किसको संचित करेगा? आयनों को। इसके बारे में लिखाएंगे कल, टाइम थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया। आज की क्लास को बस इतना ही था। अब जिस दिन आएंगे नेक्स्ट क्लास में, प्लाज्मा में जल होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन, प्रोटीन में कौन कौन होता है, उसका क्या काम होता है, तो लिखा करके उसके बाद सेल में चलेंगे। सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक एक करके बताते चलेंगे। सारा कुछ पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, अंदर से ऊपर तक चलेंगे। ब्लड पढ़ने के बाद ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद ये तीनों पढ़ने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर का डिमांड आप लोग मांगेंगे वो चैप्टर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अपना बहुमूल्य समय 1 घंटा मुझे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।